हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको रेडिट से मिली हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये रॉबिन नाम के एक शख्स के साथ घटी है और अब आगे की घटना मैं आपको रॉबिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रॉबिन है। यह घटना 2011 की है जब मैं लेट नाइट अपने ऑफिस से काम करके घर को लौट रहा था। काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई थी। ऑफिस में मुझे काफ़ी ज़्यादा काम था। उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे भी था। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे। मैं किसी से उतनी बात भी नहीं करता था। मेरे मॉम डैड, उनसे काफ़ी दूर रहता था मैं। उन्होंने मुझे कॉल किया था और मुझे बर्थडे भी विश किया। उनके हिसाब से तो मैं एक लेट नाइट पार्टी करके घर लौट रहा था, लेकिन सच्चाई मुझे पता थी। वापस ऑफिस से घर लौटते वक्त मुझे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। जहाँ पर मेरा ऑफिस था वहाँ से मेरा अपार्टमेंट 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर था। जब तक मुझे कोई टैक्सी नहीं मिली मैंने सोचा मैं पैदल ही घर की तरफ जाऊँ। मैं लगातार अपने फ़ोन से ऊबर बुक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी नहीं बुक हो रही थी। आसपास कोई जाते हुए भी नहीं दिख रहा था जिससे कि मैं लिफ्ट ले लूँ। कुछ ही दूर चलते हुए अचानक से बारिश हो गई। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब मौसम लगा। उस वक्त मैं छाता भी लेकर नहीं आया था और लाता भी कैसे, वो कोई बारिश का मौसम बिल्कुल भी नहीं था। घर जाते वक्त अचानक से जब बारिश हुई तो मैं एक बस स्टॉप पे साइड में ही खड़ा हो गया। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी। मुझे लगा कि अब मैं लेट हो जाऊंगा और अगर मैं लेट घर पहुंचता तो कल ऑफिस भी जल्दी ना आ पाता। यही सब सोचते हुए मैं बस स्टॉप पर चुपचाप बैठा हुआ बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक पुरानी सी गाड़ी मैंने बस स्टॉप की तरफ आते हुए देखी। वो गाड़ी दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। पता नहीं वो उस रोड पर चल भी कैसे रही थी। पेंट उजड़ा हुआ था, लाइट हल्की फुल्की डिम थी। गाड़ी की दूर से ही आवाज़ आ रही थी। वो मेरे पास से धीरे धीरे होके गुजरी। बारिश में ही भीगते हुए जा रही थी। शीशे अंदर के काले थे और वो एक पुराने मॉडल की कार थी। मुझे पता नहीं था कि अंदर गाड़ी कौन चला रहा था, लेकिन उसको मेरी आवाज़ पहुंच जाती। मैं सामने ही खड़ा था। मैंने सोचा कि मैं इस गाड़ी से लिफ्ट मांग लूँ। कुछ ही दूरी की बात है। वो भी उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ मुझे जाना था। मैंने तुरंत गाड़ी को रोकने का इशारा किया। उसकी बीम इतनी तेज थी कि मेरे आंखों में पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो गाड़ी मेरे आगे निकल गई। शायद वो मुझे देख नहीं पाया या फिर मैंने गाड़ी को रोकने में थोड़ी सी देरी कर दी थी। कुछ दूर जाने के बाद मैं तुरंत बस स्टॉप की तरफ दोबारा घुमा और जाके उसकी चेयर पर बैठ गया, लेकिन वो गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद रुक गई और फिर धीरे धीरे पीछे आई। गाड़ी पीछे आने के बाद वो वहीं पर ही रुक गई। उसका कांच नीचे हुआ तो मैंने देखा कि उसको एक बूढ़ा आदमी चला रहा था। उस बूढ़े आदमी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों से सोया नहीं है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, चेहरा गाल सब अंदर घुसा हुआ था। एक बहुत ही पुराना नाइट सूट पहना हुआ था। वो मुझे ही देख रहा था। चेहरा सफेद था, जैसे कि उसने सफेद पाउडर लगा रखा हो। वो चुपचाप मुझे बस घूर रहा था। उसने एक शब्द न बोला और ना ही पूछा। मैंने खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए उसके गाड़ी के पास गया और मैंने उससे बोला, सर आप प्लीज़ मुझे आगे तक लिफ्ट दे दीजिए। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। बस कुछ ही दूरी पर मेरा घर है, मैं वहाँ से उतर जाऊँगा। उसने कुछ भी नहीं बोला। वो बस मेरे साइड के दरवाजे के थोड़ा पास आया। दरवाजे को उसने चुपचाप खोल दिया। जैसे उसने दरवाजे को खोला मुझे लगा कि शायद वो मुझे बैठाने के लिए मान गया है। मैं चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठा। उसकी गाड़ी में बैठते ही मुझे कुछ अजीब लगा। एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी और एक अजीब सी स्मेल जो कि किसी ऐसी जगह आती है जहां पर आपको जाना बिल्कुल भी पसंद ना हो। मैं जैसे उसकी गाड़ी में बैठा मुझे बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द होने लगा। तब तक उसने गाड़ी स्टार्ट ही कर दी थी। मैंने सोचा कि मैं गाड़ी से उतर जाऊं, लेकिन बस कुछ ही देरी की बात थी तो मैंने सोचा मैं चुपचाप बैठा रहूं और फिर वो चुपचाप गाड़ी चला रहा था।
उसकी गाड़ी चलाने की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा धीमे थी। वैसे मुझे लग रहा था कि अगर वो गाड़ी को और तेज़ भगाता तो शायद उसका इंजन खुल के बाहर हो जाता। वो इतनी पुरानी गाड़ी थी। उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। वो बस सामने की तरफ देख रहा था, बिना पलके झपकाए। मैं अपनी तिरछी नजरों से धीरे धीरे उसे देख रहा था और फिर इग्नोर करके सामने की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। सामने बिल्कुल अंधेरा था। बारिश की बूंदें उसके कांच पे गिर रही थीं, पर वो उन्हें वाइपर से हटा भी नहीं रहा था। शायद उसकी गाड़ी का वाइपर खराब होगा या फिर उसमें वाइपर था ही नहीं। पानी की वजह से आगे का कांच पूरा धुंधला हो चुका था, लेकिन वो फिर भी कार को एकदम सीधे चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। माहौल काफी ज्यादा शांत हो रहा था। सामने अंधेरा और बस बारिश। मैंने उससे पूछा कि सर आप कहाँ से आ रहे हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे दोबारा बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो शायद मैं घर भी ना पहुंच पाता और कल मुझे ऑफिस भी जाना है। मैं धीरे धीरे उस बुजुर्ग आदमी से बात करने की कोशिश भी कर रहा था। उसने फिर मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी को चलाया जा रहा था। गाड़ी चलाते वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद गाड़ी के पीछे हिस्से में कोई बैठा हुआ है। मुझे ऐसा महसूस हुआ। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी नज़रों की एक साइड से किसी चीज़ को आते जाते देखते हैं, लेकिन जब हम उधर घूम के दोबारा उसे ढंग से देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। मैं उसी की गाड़ी में बैठा हुआ था। बाहर की हवा अंदर नहीं आ रही थी और अंदर की घुटन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। बाहर का मौसम थोड़ा ठंडा था, लेकिन अंदर मेरे हल्का हल्का पसीना आ रहा था। जैसे ही मैंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहां पर कोई बैठा मुझे देख रहा है, लेकिन पीछे की सीट पूरी खाली थी। कुछ भी नहीं था। मेरे बार बार बोलने पर जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मैं भी शांत हो गया। बारिश लगातार हो ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद उस बुढ़े ने एक अंधेरे में गाड़ी को रोक दिया और चुपचाप शांति से फिर आगे की तरफ देखने लगा। वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। गाड़ी भी उसने बंद कर दी थी। मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा था। मैंने उससे पूछा कि आपने गाड़ी यहां पर क्यों रोक दी है? उसने फिर इस चीज का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सामने की तरफ देख रहा था। फिर वो गाड़ी से उतर गया। गाड़ी का आगे का बोनट खोला और उसमें कुछ देखने लगा। मैं गाड़ी में ही बैठा हुआ था। शायद गाड़ी खराब हो गई थी। बारिश की वजह से मैं गाड़ी से नीचे नहीं उतरा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गाड़ी से नीचे उतर चुका था, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो कि वो भीग रहा है या नहीं। 15 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। सब कुछ एकदम शांत था। बारिश होए जा रही थी। उस आदमी की भी आवाज नहीं आ रही थी। गाड़ी के आगे का बोनेट खुला हुआ था। चारों कांच बंद थे और लगातार घुटन सी महसूस होती जा रही थी। काफी देर तक जब कुछ भी नहीं हुआ तो मजबूरन मैं गाड़ी से नीचे उतरा। मैंने अपना ऑफिस बैग उसी गाड़ी में रख दिया था ताकि वो गीला ना हो। आगे जाके जब बोनेट की तरफ देखा तो वो बूढ़ा वहां पे था ही नहीं। अंधेरा और वो गायब। उस पूरे हाईवे पे मैं और वो कार थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं चारों तरफ देखने लगा। चिल्लाया नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी होने लगी थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो बुजुर्ग आदमी कहाँ गायब हो गया था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैंने फिर गाड़ी के बोनेट को बंद किया और जैसे ही उसके बोनेट को बंद किया चुपचाप गाड़ी के अंदर देखने लगा। उसके अंदर एक औरत बैठी हुई थी, गाड़ी की बैक सीट पर। वो मुझे ही देख रही थी। उसका भी चेहरा उतना ही सफेद था जितना कि उस आदमी का। बड़ी बड़ी आंखें और सामने की तरफ देखते हुए मैं तुरंत गाड़ी से दूर हट गया। उसने मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। वो भी उस बुजुर्ग आदमी की तरह सामने ही देख रही थी। उस औरत की उम्र भी लगभग 40 से 45 के बीच में होगी। मैं चुपचाप बस अपने बैग को देख रहा था जो कि गाड़ी के अंदर था। पूरे कपड़े भीग चुके थे। वो गाड़ी बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मैं धीरे धीरे गाड़ी के दूसरे साइड गया और चुपचाप दरवाजे को खोल के अपना बैग निकालने लगा। वो औरत कुछ भी नहीं बोली, वहीं पर ही थी। बहुत ही खतरनाक सिनेरियो था। मैंने अपना बैग उठाया, गाड़ी के दरवाजे को बंद किया और बारिश में भागते हुए आगे की तरफ जाने लगा। मैं रुका भी नहीं। मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। गाड़ी की हेडलाइट डिम होकर जल रही थी। अंधेरे में दूर तक मुझे वो हेडलाइट दिखाई दे रही थी। फिर थोड़ा और आगे जाते ही मैंने देखा कि वो हेडलाइट बंद हो गई और गाड़ी वहीं पर ही थी। मेरी आंखों के सामने वो गाड़ी हवा में गायब हो गई और ऐसा लगा कि जैसे वो वहां पर कभी थी ही नहीं। मैं उससे कुछ ही दूरी पर था।
ये चीज़ देखते ही मैं दोबारा आगे की तरफ भागने लगा। बारिश में कपड़े पूरे गीले हो चुके थे और भागने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। आगे की तरफ देखा तो वो गाड़ी वहां पर थी, एक और बस स्टॉप के पास खड़ी, जैसे कि मेरा ही इंतजार कर रही हो। मैं वहीं पर ही देखते हुए आगे बढ़ रहा था। वो वही गाड़ी थी, हूबहू। अंदर की तरफ देखा तो वही आदमी आगे की तरफ बैठा हुआ था। पीछे की सीट खाली थी और अंदर कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी लूप में फंस गया हूं। वो मेरा कोई वहम नहीं था। मैं चुपचाप फिर उस गाड़ी पर नहीं बैठा और आगे की तरफ भागने लगा। फिर धीरे धीरे सब कुछ एकदम नॉर्मल होता गया। उस वक्त रात के करीब 2 या 3 बज रहे थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। ये सब होते हुए मुझे समय का पता ही नहीं चला। मैं उस रोड पे कब से भाग रहा था, कब से इंतज़ार कर रहा था, कुछ भी नहीं पता चला। कुछ देर बाद चलते हुए मुझे एक और गाड़ी दिखाई दी। वो एक नॉर्मल मिनी ट्रक था। वो गाड़ी मेरे पास आके रुकी। मैंने उसे देखा। वो एक आदमी था जिसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। उसको मेरी हालत देख के लगा कि मैं परेशान हूँ। मैंने उससे लिफ्ट मांगी। उसने मुझे लिफ्ट दी और मैंने उसे सब कुछ बताया जो कि मेरे साथ घटा। जहाँ पर उस ट्रक वाले ने मुझे लिफ्ट दी थी वहाँ से मेरा घर महज आधे घंटे की दूरी पर ही था। मैंने उसे हर चीज़ बताई। उसने बताया कि ऐसा बहुत बार हो चुका है। कई एक ऐसी गाड़ी को देखा गया है जो रात ही में दिखाई देती है। कई लोगों को लिफ्ट भी दी है और कई बार उस गाड़ी ने किसी के साथ एक्सीडेंट करने की भी कोशिश की है। वो कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और सबसे बड़ी बात, कैमरे में भी ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती है। ये घटना काफ़ी ज़्यादा पुरानी है जो कि मेरे साथ घटी। इसके बारे में मैंने अपने दोस्तों को भी बताया। कुछ ने विश्वास किया और कुछ ने नहीं। लेकिन इस घटना के बाद मैं कभी भी रात में उस रास्ते से नहीं गया और ना ही कभी भी उस बारे में किसी से बात की, क्योंकि लोग मुझे पागल ही समझते। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना फ्रेडी नाम के एक लड़के के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको फ्रेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम फ्रेडी है। ये घटना मेरे और मेरे पिताजी के साथ घटी थी। मैंने और मेरे पिताजी ने एक नई शॉप रेंट पर ली थी। वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी शॉप थी, थोड़ा सा शहर के आउटर एरिया में थी। हमने सोचा था कि हम वहाँ पर एक छोटा सा टॉय हाउस खोलेंगे। मैंने और मेरे पिताजी ने यही डिसाइड किया था। जब हमने उस शॉप को देखा तो वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मतलब उसमें प्रॉपर काम नहीं हुआ था, इसीलिए वो हमें थोड़े सस्ते दाम पर मिल गई थी और फिर हमने उसी से ही अपना काम चालू किया। वो शॉप काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, 3-4 केबिन्स थे उसमें और देखने में तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सालों से शॉप को खोला तक नहीं गया है। जब हमने उस शॉप को देखा था तो उसमें कुछ अजीब सी बदबू भी आ रही थी, लेकिन उस वक्त हमने ध्यान नहीं दिया था। हमने उसकी सफाई कराई और जितना हो सके उतना मेंटेन करवाया था। 2 कैबिन्स में तो हमने एक अच्छा सा शॉप डाल दिया था और पीछे का एक कैबिन था जिसमें हमने एक छोटा सा रूम बनाया हुआ था, जिसमें मैं या डैड जब भी हमारी शिफ्ट ओवर हो तो हम आराम कर ले। फिर हम वहीं पर ही रहते थे। हमारा घर वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर था, लेकिन कभी कभार हम रात में वहीं पर ही रुक जाया करते थे। सारे पेपर वर्क होने के बाद और सब कुछ सेटअप होने में करीबन 1 से 1.5 महीना लग गया। उसके बाद हमारी वो शॉप चालू हो गई। जैसा कि मैंने बताया कि वो शहर के थोड़े आउटर में थी, इसलिए वहाँ से शहर के बच्चे थोड़े कम आते थे। लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे कस्बे थे जहाँ के बच्चे बहुत आया करते थे, क्योंकि वो वहीं के लिए ही बेस्ट था। डैड ने जैसा डिसाइड किया था वैसा ही हो रहा था। हमारी शॉप बढ़िया चल रही थी। रात में अक्सर डैड ही रुका करते थे और एक दिन उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, तो मैंने उनसे कहा कि आज के दिन के लिए शॉप मैं संभाल लूँगा, आप घर पर ही रहिए। उस दिन भी शॉप अच्छी खासी चली। शाम को मैंने शॉप बंद कर दी थी और उस वक्त बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज घर न जाके मैं यही शॉप पर ही रुक जाता हूँ। सुबह तो डैड आ ही जाएंगे, उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। फिलहाल के लिए मैंने यही प्लान किया था। मैं पूरी रात वहीं शॉप पर ही था। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी और शायद आंधी आने वाली थी। ऐसा भयानक मौसम मैंने पहली बार देखा था। जहाँ पर मैं था वहाँ से दूर दूर तक कोई भी नहीं था, बस मेरी एक शॉप और मैं अकेला। वो पूरी शॉप एक बड़े बड़े पेड़ों के बीच में थी, लेकिन वो एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन बारिश के वक्त इतनी भयानक तरीके से जो बिजली कड़क रही थी, उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो मौसम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था,
लेकिन फिर भी मैं उस पूरे एरिया में अकेला था। मैंने सारे दरवाज़ों को अच्छे से बंद कर दिया था, स्टोर को भी प्रॉपरली लॉक कर दिया था और चुपचाप उसी कैबिन में बैठा हुआ आराम कर रहा था। तभी अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने दरवाजे को खटखटाया है। बेल रिंग की है और वो रिंग मेन स्टोर के दरवाजे से नहीं थी, बैक स्टोर के दरवाजे से थी। मतलब वो कैबिन जहाँ पर मैं बैठा था उस पर किसी ने नॉक किया। बहुत ही ताज्जुब की बात थी, उस वक्त रात में वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। फिलहाल डैड ने तो यही बताया था, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कौन आ सकता था। बादल भी इतनी तेज गरज रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने जो कुछ भी सुना वो सच था या वहम। मुझे लगा कि शायद दरवाजे पर कोई भी नहीं है, मेरे कान बज रहे हैं। लेकिन फिर 5 मिनट बाद दोबारा किसी ने दरवाजे पर नॉक किया और मैं उठ गया। बेड से उठने के बाद जब मैंने देखा तो दरवाज़ा अंदर से ही बंद था। सारी खिड़कियां भी मैंने अंदर से पहले ही बंद कर रखी थी। मैं दरवाजे के पास गया और मैंने दोबारा पूछा कि कौन है। किसी का कोई भी जवाब नहीं आया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दरवाजे को खोलूं, क्योंकि मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। ऐसा ना हो कि कोई चोर हो जो कि ज़बरदस्ती अंदर घुस जाए। बाहर कितने लोग थे मुझे तो ये भी नहीं पता था। फिर सब कुछ देर के लिए एकदम शांत हो गया, कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने दरवाजे को खोलने की हिम्मत की, पर पता नहीं क्यों फिर मैं रुक गया। मैं दोबारा जाके बेड पर लेट गया और फिर अचानक से मैंने देखा कि स्टोर रूम के अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ एक खिलौने की थी जो कि अपने आप चालू हो गया था। कैसे मुझे ये भी नहीं पता। मैंने उसका दरवाज़ा खोला और स्टोर के अंदर गया। स्टोर की लाइट्स बंद थी, लेकिन अंधेरे के एक कोने से नीले और लाल रंग की एक रोशनी नज़र आ रही थी जो कि जल बुझ रही थी। मैं जब उस तरफ जाके देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक खिलौना है जो कि अपने आप चल रहा है, लेकिन वो खिलौना पैक था। उसके पैकेजिंग को बिना ओपन किए उसे ऑन नहीं किया जा सकता था, लेकिन वो कैसे चल रहा था मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैं उसके पास गया, वो वहीं शेल्फ पे ही रखा हुआ था और ऑन था। मैंने जैसे ही उसे उठाया वो बंद हो गया। अजीब सा ये दृश्य था, देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाद मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने उस खिलौने को वहीं पर रखा और भागते हुए दोबारा अपने कमरे में गया जहाँ पर मैं सो रहा था। मेन दरवाज़ा खुला हुआ था, पर मैंने उसे अंदर से बंद कर रखा था। शायद वो जो कोई भी था अब अंदर आ चुका था। मैंने तुरंत दरवाजे को बंद किया। हवा काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही थी। बारिश की वजह से उसकी कुछ बूंदें दरवाजे के अंदर कमरे में भी आ गई थी, जो मैंने अंदर से लॉक किया। और फिर मैं जैसे ही पीछे घूमा, मैंने देखा कि स्टोर रूम के दरवाजे के पास एक बच्चा खड़ा है। वो मुझे देख रहा था। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद था, आंखें काली। उसने एक नाइट सूट पहना हुआ था। मुझे देखते ही वो स्टोर रूम के अंधेरे में दोबारा वापस भाग गया। शायद वो वही बच्चा था जो कि अंदर घुस के आया हो। मैं जैसे ही स्टोर रूम के अंदर गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने सारी लाइट्स चला के देखी, वो बच्चा गायब हो गया था। स्टोर रूम इतना भी बड़ा नहीं था कि वो अचानक से गायब हो जाए। फिर वो कहाँ चला गया था इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं पूरी रात नहीं सोया। क्या हो रहा था मेरे साथ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं वहीं पर ही चुपचाप बैठा रहा। मैंने पूरे स्टोर रूम की लाइट जला रखी थी, अपने केबिन की भी लाइट जला रखी थी, और पूरी रात ऐसे ही जगह बैठा रहा। सुबह हुई। मैं पूरी रात नहीं सोया था और थका हुआ था। डैड आ चुके थे। मैंने डैड को ये चीज़ बताई, और जब मैंने डैड को ये चीज़ बताई तो वो भी एकदम शांत हो गए। उनको पहले लग रहा था कि ये सब उनका भी कोई वहम है, क्योंकि वो अक्सर रात में थकान के बाद ड्रिंक करके सोया करते थे। वो कहते थे कि उनको भी यहाँ पर रात में दरवाजे की खटखटाहट की आवाज़ आती है, या ऐसी कोई आवाज़ आती है कि स्टोर रूम में कोई भाग रहा है। कई बार शेल्फ से कुछ खिलौने अपने आप ही नीचे गिर जाते थे, और कुछ खिलौने तो उनको ऑन भी होके हुए मिले, जिसका उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। जब उन्होंने मुझे ये बात बताया तो मैंने उनकी बात पर विश्वास किया। शायद ये जगह कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी से घिरी हुई है, या फिर यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में हमें नहीं पता। कोई ऐसी चीज़ है जो अपने होने का हमें यहाँ पर अक्सर सबूत दिया करती है। इसके बारे में हम लोगों ने बात भी की थी। जिस ब्रोकर ने हमें ये जगह दिलाई थी, उससे हमने जब बात की तो उसने बताया कि पहले यहाँ पर एक मीट हाउस था जो कि ख़त्म हो गया था। फिर 1 साल तक ये जगह बंद थी। उस दौरान यहाँ पर क्या हुआ इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वो बच्चे की आत्मा यहाँ पर क्यों भटक रही है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला। हालांकि वो हमें कुछ भी नहीं करती है, वो बस हमें यहाँ पर अपने होने का एहसास दिलाया करती है। डैड ही रात पर यहाँ रुकते थे,
लेकिन इस घटना के बाद से जब मैंने उन्हें कन्फर्म किया तो हम लोगों ने यहाँ पर रात में रुकना ही बंद कर दिया। लेकिन दिन के वक्त हमारा स्टोर बढ़िया चलता था। इसके बारे में हमने किसी को भी नहीं बताया। फिर एक बार रात में मैं और डैड भी रुके थे, लेकिन ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी थी। शायद वो वहाँ से जा चुका था, या फिर वो वहाँ पर अभी भी हो, लेकिन वो बताना ना चाह रहा हो कि वो वहाँ पर है। अब इसके पीछे क्या राज है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी शॉप आज भी वहीं पर है और अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों, ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना जोसेफ नाम के एक आदमी के साथ घटी है, और अब आगे की घटना मैं आपको जोसेफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जोसेफ है। मैंने एक छोटी सी शॉप खोली हुई थी। मैं उसी में ही काम करता था। मेरी उम्र 60 वर्ष की है। हालांकि मुझे इस एज में भी काम करना पड़ता है क्योंकि मैं एकदम अकेला हूँ। 10 साल पहले मेरी वाइफ कैंसर से मर चुकी थी और मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़ाई के लिए रहते थे, और फिर उनकी वहीं पर ही जॉब लग गई, तो वो लोग कभी कभार मुझसे मिलने आया करते थे। मेरी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मैं कभी कभार शाम को वहाँ पर एक राउंड लेने जाता था, क्योंकि काम से मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था, तो थोड़ा सा टहल लिया करता था। हालांकि मुझे काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं पूरा दिन काटने के लिए एक शॉप में काम किया करता था। मेरे साथ मेरा एक कुत्ता भी था, उसका नाम बाजली था। हम दोनों अक्सर साथ में ही रहा करते थे। उसी के साथ ही मेरा टाइम भी पास होता था। जब भी मैं वॉक करने जाता था तो बाजली अक्सर मेरे साथ घूमा करता था, और उसको मेरे रूटीन के बारे में बहुत अच्छे से पता था। जब भी मैं शॉप से घर आता था वो हमेशा दरवाजे पे खड़ा होकर मेरा इंतज़ार किया करता था। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो उस दिन थोड़ी सी शाम हो गई। उस दिन मुझे घर पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई थी। बाजली को खाना भी देना था। जल्दी की वजह से मैं उसका खाना भी निकालना भूल गया था। मैं जब घर पहुंचा तो वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था। वो भागते हुए मेरे पास आया। मैंने तुरंत उसे खाना दिया। रोज़ की तरह मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार जाके अपने यार्ड में टहल के आ जाऊं। बाजली भी मेरे साथ अपना खाना खत्म करने के बाद घूमने निकला था। हम लोग वहीं पर ही टहल रहे थे। वो उस दिन काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था और एक्साइटेड भी, क्योंकि अगले दिन शायद मेरे बच्चे आने वाले थे मुझसे मिलने के लिए। मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो उसको थी कि वो लोग वहाँ पर आ रहे थे। जब मेरी वाइफ की डेथ हुई, उसके 1 साल बाद मैं बाजली को अपने घर लाया था। तब वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, और तब से वो मेरे साथ ही है। जब हम लोग राउंड लेने के बाद वापस घर की तरफ लौट रहे थे तो बाजली घर की तरफ देख के भौंकने लगा। वो लगातार भौंके जा रहा था। आज से पहले उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जब मैंने उसको बोला कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो और तेज भौंकने लगा और घर की तरफ भाग गया। मैं भी उसकी तरफ पीछे धीरे धीरे जा रहा था। मेरे पैर थोड़े से वीक थे, इसलिए मैं उसकी रफ्तार से तो नहीं जा पा रहा था, लेकिन फिर भी जब मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं तो दरवाज़ा लॉक करके आया था, और बाजली तो दरवाज़ा खोल नहीं सकता था, और वो घर के अंदर था। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई चोर घर के अंदर घुस गया हो। मैं तुरंत घर के अंदर गया और लाइट्स ऑन की। पूरा घर खाली था। बाजली ऊपर के कमरे में भौंक रहा था। मैं धीरे धीरे ऊपर गया और उसे देखा तो वो एक अलमारी की तरफ देख के भौंक रहा था। लगातार बस भौंके जा रहा था। उसका इशारा यह था कि अलमारी के अंदर कोई घुसा हुआ है। वो मेरी वाइफ की अलमारी थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी और पुरानी हो चुकी थी। उस कमरे में मैं बहुत कम जाता हूँ। मुझे लगा कि शायद इसके अंदर कोई चोर घुस गया है। मेरे पास एक पुरानी लाइसेंस रिवॉल्वर भी थी, जो कि मैंने अपने सेफ्टी के लिए रखी हुई थी। बाजली को वहीं पर ही खड़ा रखा, अपने कमरे में गया और उस रिवॉल्वर को लेकर आया। वो लोडेड थे। मैंने तुरंत उस कबर्ड की तरफ गन को पॉइंट आउट किया और अंदर जो कोई भी था उसको बाहर निकलने के लिए बोला। बाजली भी लगातार भौंके जा रहा था। जब वो बाहर नहीं आया तो मैंने हिम्मत करके कबर्ड के दरवाजे को खोला। अंदर कोई भी नहीं था। वो पूरा कबर्ड खाली था। जैसी बाजली ने देखा कबर्ड खाली है, वो चुपचाप शांत हो गया, जैसे कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। मैंने बाजली से बोला कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर वो इधर उधर कुछ सूंघने लगा और देखने लगा कि शायद उसको कोई स्मेल आ जाए, पर ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो मैं लगातार सोच रहा था वो दरवाजे के बारे में था। घर का मेन दरवाज़ा मैं बंद करके आया था, और जब मैं आया तो वो खुला हुआ था।
मेरे हिसाब से वो जो कोई भी है अभी भी उस घर के अंदर ही था। अभी भी मेरे दिमाग में वही चल रहा था, लेकिन मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैंने सारे दरवाजे को बंद किया और अपना डिनर करने के बाद अपने कमरे में जाके सो गया। लेकिन उस वक्त मेरी पिस्तौल मेरे हाथ में ही थी। बाजली मेरे बगल में ही लेटा हुआ था और मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि वो जो कोई भी है अगर रात में निकलेगा तो मैं उसे मार दूंगा। मैं लेटा हुआ था और सो भी नहीं रहा था क्योंकि उस रात मुझे नींद आ भी नहीं रही थी। फिर मुझे अचानक से किसी के चलने की आवाज़ आई। वो उसी ऊपर के कमरे में चल रहा था। वो वही कमरा था जहाँ पर मेरी वाइफ की पुरानी सी अलमारी थी। हालांकि थोड़ी सी भी आवाज़ सुन के बादल तुरंत उठ जाता है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी नहीं उठा। जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। मैंने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि अगर मैं उसे उठाता तो वो तुरंत भौंकने लगता और ऊपर जो कोई भी है उसे पता चल जाता कि बादली जग चुका है। वो धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था। मुझे उसके पैरों की आवाज़ भी आ रही थी। मैं चुपचाप बेड से नीचे उतरा, अपने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और उसी कमरे की तरफ देख रहा था जहां पर मैं पहले था। वो कमरे का दरवाजा मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे खुला और उसमें से एक काली परछाई कमरे से उतर के नीचे सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मैंने उसे साफ साफ देखा। उस तरफ अंधेरा था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर वहां पर है कौन, लेकिन देखने में साफ साफ पता चल रहा था कि वहां पर कोई तो है। वो इतनी धीमे नीचे उतर रहा था कि उसके कदमों की आहट को सुनना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने अपनी गन उसी की तरफ तान रखी थी और वो जैसे ही थोड़ा उजाले में आता मैं उसे गोली मार देता। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर के नीचे किचन की तरफ जा रहा था। जब वो किचन की तरफ पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो कोई आदमी नहीं एक औरत है, क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल अब मुझे थोड़े से दिखाई देने लगे थे। मैंने ढंग से देखा तो मैं देख के हैरान हो गया। वो कोई और नहीं, मेरी वाइफ थी। वो वहीं पर ही खड़ी थी। उसे देख के मैं एकदम डर गया था और शॉक भी हो गया था कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गई। वो मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने उसकी तरफ बंदूक पॉइंट आउट कर रखी थी। मुझे लगा कि यह मेरा कोई वहम है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी और मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से जम गए थे, जैसे कि वो काम ही नहीं कर रहे थे। वो मेरी तरफ आई और सीढ़ियों पे चढ़ के मेरी तरफ आने लगी। मेरी तरफ आते हुए उसने मुझे देखा। मैं भी धीरे धीरे फिर उसी की तरफ जा रहा था और उसके बाद वो गायब हो गई, जैसे कि वो वहां पर कभी थी ही नहीं। ये देख के मैं एकदम डर गया था। मेरे हाथ से पिस्तौल छूट के नीचे गिर गई थी। आज से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पिस्तौल के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि उस आवाज को सुन के बाजली तुरंत उठ गया और वो फिर तुरंत भागते हुए मेरे पास आया। वो फिर तुरंत खिड़की की तरफ देख के भौंकने लगा। मैं भी भागते हुए फिर उसके पास गया। वहां पर कोई भी नहीं था। ये सब जो कुछ भी घटा मुझे मेरा एक सपना लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच है या मेरा वहम। मैंने बाजली को शांत कराया और तुरंत अपने कमरे में गया। सारे दरवाजों को लॉक कर दिया। पूरी रात नहीं सोया। समझ में नहीं आया कि आज से पहले ऐसा कभी कुछ भी नहीं घटा, तो आज ही क्यों? इसका क्या था? इसके पीछे क्या राज था, क्या रहस्य था? मुझे कुछ भी नहीं पता चला। वो सच में मेरी वाइफ की आत्मा थी जो आई थी, जिसको मैंने और बाजली ने ही देखा था। शायद इसीलिए बाजली बताने की कोशिश कर रहा था कि उस कबर्ड के अंदर शायद मेरी वाइफ की आत्मा है, या क्या राज है मुझे कुछ भी नहीं पता। यह अजीब सी घटना फिर दोबारा मेरे घर में नहीं घटी और इसके बारे में मैंने किसी को बताया भी नहीं, वरना लोग यही समझते कि मैं बुढ़ापे में पागल हो गया हूँ। लेकिन ये जो कुछ भी देखा यह सच था और ये मेरा कोई वहम नहीं था। और इस घटना के बाद मैं अपने घर में बहुत कम रुकता और इस घटना के बाद वो घटना मेरे साथ फिर कभी भी नहीं घटी। तो दोस्तों, ये थी 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।